देश के प्राइम मिनिस्टर मेरा नाम लेकर बात करते हैं। लंदन में बाबा साहब आम्बेडकर का जो मकान था वहाँ स्मारक बनाया, लेकिन उसकी क्रेडिट पहली किसी जाती है तो कल्पना को जाती है, क्योंकि सबसे पहले आवाज उठाई थी कल्पना ने। मैं 5वीं क्लास में थी तभी से उन्होंने रिश्ते देखना शुरू कर दिए। लड़कियों को क्यों ज़्यादा पढ़ाना है, और मैं चाहती थी कि मैं पढ़ लिख कर आगे बढ़ूँ। 7वीं में जाते जाते मैं फिर उन लोगों ने शादी ज़बरदस्ती करा ही दी। जब ये सब देखा तो मैं काफ़ी रोई और सोचा कि ये क्या हुआ, और फिर मैंने पॉइजन पी लिया। महाराष्ट्र के एक छोटे गांव से लेकर कमानी ट्यूब्स को डूबने से बचाने तक इनका सफ़र बयां करता है कि अगर आप चाहो तो आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। वो जज्बा, अगर वो बात तुम में हो तो सारे सपने पूरे हो सकते हैं। इस वक्त मेरे साथ हैं बियॉन्ड किचन इस पॉडकास्ट में कल्पना सरोज, जिनकी कहानी बहुत इंस्पायरिंग है और आज ये कहानी हम सबको बहुत इंस्पायर कर जाएगी। सो कल्पना जी, वेलकम टू रेड एफएम पॉडकास्ट। सबसे पहले आप आए, थैंक यू सो मच। आपकी तबीयत कैसी है अभी? बिकॉज आई बीन चेजिंग यू, लेकिन आपकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी। कैसी हैं अब आप? तबीयत तो खैर अभी भी ठीक नहीं है, पर आप जो 8 मार्च से लगे हुए थे, उससे भी पहले शायद आपको 8 मार्च के लिए चाहिए था, महिला दिन के लिए, पर तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और इतनी एनर्जी भी नहीं थी मेरे पास कि मैं बात कर सकूं। वैसे आज भी मेरी पोजीशन वही है, बट आप काफ़ी दिन से फॉलोअप कर रहे थे और फिर मुझे भी लंदन जाना है, तो मैंने सोचा फिर इस बीच हम करा लेते हैं, तो बस इसलिए आ गए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक्स अ लॉट। बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं आप, बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी प्लीज। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपकी कहानी की शुरुआत। जरूर। सबसे पहले आपके बचपन के बारे में हमें बताइए। हाउ वाज योर बचपन? आपके बचपन की कुछ यादों के बारे में बयां कीजिए। तो मेरे बाबा पुलिस हवलदार थे और हर जगह हमारे ट्रांसफ़र हुआ करती थी, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, मतलब डिस्ट्रिक्ट में ही, बट तालुका वाइज ऐसे। तो जब हमें समझने लगा, जैसे 9-10 साल की उम्र में, तो मेरे बाबा की ट्रांसफ़र एक अभी वासिम डिस्ट्रिक्ट हो गया है, लेकिन उस वक्त तालुका था। उसी के बाजू में एक जौल का नाम का एक गांव था जहाँ पर बाबा की ट्रांसफ़र हुई थी, और वहाँ पे वो सारा पहाड़ी एरिया था और काफ़ी खूबसूरत था, काफ़ी ऐसा। तो हमें बहुत अच्छा लगता था पहाड़ों पे जाना, पहाड़ों से लकड़ियाँ चुन के घर में लाना, चूल्हे जलाना। तो गांव में कैसे बचपन से ही लड़कियों को काम सिखा देते हैं ना, घर का चूल्हा चौका, छोटा मोटा जो भी काम कर सकते हैं, तो बचपन से ही सिखाया जाता है। तो फिर चूल्हे की लकड़ी चाहिए, तो फिर स्कूल से आओ, फिर पहाड़ों पे जाओ, और वैसा ही पहाड़ों पे जाना मेरा अपना अंदरूनी शौक भी था, मुझे अच्छे लगते थे पहाड़। तो फिर बस पर्वतों पे जाओ, उनकी लकड़ियाँ चुनो, या फिर कुछ उसके छोटे मोटे फल होते थे वो तोड़ के लाओ। तो एक बार वो एक काला सा बीज आता है उसके अंदर से, और तोड़ेंगे तो उसका एक ड्राई फ्रूट भी बनता है, लेकिन उसको पीला सा फूल लगता है। तो वो वहाँ झाड़ों पे काफ़ी सारे थे, तो मैंने ढेर सारे तोड़ कर लाए कि हमारे घर में मेरे बहन भाई सारे खाएंगे। अब मेरा भाई छोटा था, तो उसने वो बीज के साथ खा लिया, जबकि वो बीज में काफ़ी सारा जलन होता है, मतलब एक ऐसा ऑयल होता है जो स्किन को भी जला दे और इस तरह से। तो उसको एकदम कड़वा लगने लगा, क्योंकि उसके फूल खाए जाते हैं जब वो गिले होते हैं। जब वो सूख जाता है वो बीज काला वाला, तो उसी में से ड्राई फ्रूट निकलता है एक्चुअली। तो वो पहाड़ों पे उधर ज़्यादा होते थे, तो मेरे भाई ने वो चबा के खा लिया, फिर उसकी ज़बान जलने लगी, तो वो थूकने लगा, तो उसकी ज़बान, उसके होंठ, उसकी छाती यूँ पूरी जल गई। बहुत मार खाया तभी माँ ने और पापा ने, दोनों ने मिलके, कि तुम्हें कुछ किस तरह का काम करती रहती हो, ज़बरदस्ती का जाना, तो इस तरह का कुछ भी लाना। तो ऐसे काफ़ी सारी शरारती भी मैं थी, स्कूल से जाके कभी पेरू तोड़ लाना, कभी ये करना। तो इस तरह से काफ़ी अच्छा बचपन गुजर रहा था। लेकिन इसी बीच हमारे यहाँ पे कैसे होता है कि पहले से ही मीन्स लड़कियों को क्यों ज़्यादा पढ़ाना है, ये उस वक्त की सोच थी, अभी तो सब पढ़ रहे हैं खैर। तो उनका कहना ऐसे था कि लड़कियां पढ़ लिख कर करेंगे क्या, चूल्हा चक्की के सिवा तो कुछ करना नहीं है, फिर पढ़ाना ही क्यों है। तो उसमें मेरे मामा जी, मेरी फैमिली के सारे लोग, मेरे बाबा छोड़कर, तो बाबा एक्चुअली पुलिस डिपार्टमेंट में होने की वजह से थोड़ा उतना तो वो रखते थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैट्रिक तक पढ़ाएंगे तभी शादी करेंगे। पर मेरी मामा नहीं मान रहे थे,
और वो था ऐसे कि मामा बाबा से उम्र में भी बड़े थे और ओहदे में भी बड़े थे, ज़मींदार थे, सरपंच थे। तो मतलब दबाव बाबा के ऊपर डाल के मैं 5वीं क्लास में थी तभी से उन्होंने रिश्ते देखना शुरू कर दिए। तो आपका इंटरेस्ट कितना था पढ़ाई में, आपकी क्या क्या ख्वाहिशें थी? जो उस टाइम का टाइम था वो बहुत ही अलग था, और कैसे क्या करना है सब कुछ फीमेल्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अभी भी किया जाता है, बट उस वक्त और भी ज़्यादा डिफाइन किया जाता था। सो हाउ वाज, आप कैसे थे और आपकी क्या ख्वाहिशें थी, और क्या क्या आपको करना था पर आप कर नहीं पा रहे थे, उसके बारे में बताइए। तो बस यही कि मुझे पढ़ना था बहुत, क्योंकि मैं बहुत एक होशियार विद्यार्थी के तौर पे देखी भी जाती थी। तो और मैं चाहती थी कि मैं पढ़ लिख कर आगे बढ़ूँ करके, पर वही मामा वाली सोच। मैं 7वीं में जाते जाते में फिर उन लोगों ने शादी ज़बरदस्ती करा ही दी। शादी के बाद में ये हुआ कि जब वो ससुराल लेकर गए तो मेरे मामा बड़े खुश थे। मेरी माँ को कह रहे थे कि देख तेरी बेटी इस तरह की, उसको बॉम्बे मतलब मुंबई का लड़का मिला है तो कितनी बड़ी बात है। तो उस वक्त कैसे था ना कि मुंबई माने जैसे अमेरिका। तो मतलब इस तरह से तो मेरे बाबा का तो मतलब मानना नहीं था, लेकिन मानना पड़ा। शादी के बाद में पता चला, यहाँ आने के बाद में जहाँ थे हम, मतलब लड़का लेकर आया था ससुराल में, तो वो ससुराल एक झोपड़पट्टी एरिया में है। ठीक है, वो लड़का एक हेल्पर का काम करता है। ठीक है, उसकी जो भाभी है वो बर्तन घसने के लिए जाती है। तो ये माहौल मैंने अपने गांव में तो नहीं देखा था। आप कितने साल के थे तब? मैं 12 साल की। Oh my God, okay. तो हमारी तो पुलिस क्वार्टर थे, एकदम साफ सुथरे अच्छे, मतलब इस तरह का कोई माहौल नहीं था। जब ये सब देखा तो मैं काफ़ी रोई और सोचा कि ये क्या हुआ। और लेकिन फिर भी चलो, एक समझौता होता है ना तकदीर के साथ में। तो बचपन से ही कुछ अच्छे संस्कार थे, तो कोई बात नहीं, हो गई शादी। तो यही अपनी ज़िंदगी है और यही सब कुछ है करके अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश की। तो घर के सारे काम करने हैं, ठीक है, भले वो झोपड़ा ही हो लेकिन बड़ा सा झोपड़ा, उसकी सारी साफ सफाई करनी है। फिर वो मुर्गियाँ पाल रखी थी, उनकी सारी गंदगी निकालनी है, जो कि मुझे उल्टी आती थी। वो सब बदबू जब नहीं सही जाती थी। उनके जो 4-5 बच्चे थे वो गंदगी करते थे, तो उनके बिस्तर भी धोने हैं, खाना भी पकाना है। तो ये सारे काम उस जठानी ने मतलब बोले थे कि आप ही को करना है। 12 साल की उम्र में। ठीक है, मैंने काम सीखे थे लेकिन इतने नहीं सीखे थे ना, क्योंकि स्कूल भी जाती थी। तो ज़रा दाल में नमक हो ज़्यादा हो गया या सब्जी में मिर्च कम हो गई तो वो सीधा बाल पकड़ के मारती थी। और खाली वो नहीं मारती थी, जब उसके हस्बैंड आते थे तो उसको बोलती थी कि ये किसी काम की नहीं। फिर उनकी गाली गलौज शुरू हो जाती थी, ये कैसी करके लाया है। और फिर वो भी मतलब 2-4 हाथ लगा देता था। तो ये ऐसा 6 महीने तक सिलसिला चलता रहा। 6 महीने के बाद में मेरे बाबा यहाँ मुंबई में जो हमारा हेडक्वार्टर है पुलिस का, तो उन्होंने ज़बरदस्ती ड्यूटी लगा के लिया कि मैं अपने बेटी को जाके देखूं, क्योंकि उस वक्त मोबाइल या कुछ ऐसा तो कोई सुविधा थी ही नहीं। और घर की पहली बेटी है, बड़ी बेटी है, और बाबा स्ट्रिक्ट थे लेकिन लाडली तो थी मैं बाबा की। तो उनको देखना था कि मतलब क्या हालत मेरी है। तो जब वो आए तो मुझे वो पहचान नहीं पाए कि जो हालत मेरी इन लोगों ने बना रखी थी। और मुझे भी अपना कोई मतलब पहली बार मिला, तो मैं भी लिपट के खूब रोई। तो मेरे बाबा बोले कि अभी मैं लड़की को लेके जाऊंगा, नहीं रखूंगा यहाँ पर। तो हम मतलब तो वो लोग बाबा को ही मतलब ये करने लगे कि हम तो नहीं भेजेंगे, तुम कैसे लेकर जाते हो, देखेंगे। तो मेरे बाबा भी पुलिस की ड्रेस वगैरह लगा के आए हुए थे, क्योंकि आए ही थे ड्यूटी पे वो, तो इसलिए ड्रेस में ही थे। तो कहा बोला कि कैसे नहीं भेजता, मैं भी देखता हूँ। तो उन लोगों का थोड़ा दो बातें हुई। मेरे बाबा फिर मुझे ले गए, कहा कि जो हो गया उसे भूल जाओ, एक सपना समझ के, बुरा सपना समझ के भूल जाओ, और अभी तुम पढ़ाई के ऊपर अपना ध्यान दो। तुम्हें पढ़ना था ना, अब तुम पढ़ो, मैं तुमको पढ़ाऊँगा। लेकिन इतना आसान नहीं था, क्योंकि एक ससुराल से मतलब गई हुई लड़की मायके में जब जाती है तो उसको देखने का नज़रिया ही कुछ अलग हो जाता है। तो हमारी ही घर की औरतें सब बोलने लगी कि अरे, मेरे बाबा का नाम महादेव था, तो ऐसा क्या हो गया था महादेव जो तू बेटी को ले आया इधर। हम लोगों ने भी तो कितना, मतलब हमारे भी सास ससुर हमारे साथ क्या करते थे, हमने कितना सहा है। तेरी बेटी कहाँ मरी जा रही थी, क्यों तू ले आया। तो इन रात दिन का मेरे माँ और बाबा को टॉर्चर करना इन लोगों का शुरू हो गया। फिर अड़ोस पड़ोस के लोग
मतलब समाज के लोग, जो भी समाज के ठेकेदार है, वो सबका कहना यही था मेरे बाबा को कि मैंने लड़की को क्यों लाया वहाँ से। स्कूल में गए जब, तो स्कूल की जो फ्रेंड मेरी खास थे, उनका भी मेरे दोस्ती जो थी, तो उनका भी नज़रिया अलग से हो गया। मतलब ये कि लड़की ही कितनी बुरी होती है जो अपना ससुराल छोड़कर यहाँ पे आ गई। तो ये सारा जब मैं देख रही थी तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, और फिर मैंने सोचा कि यार ज़िंदगी क्या है मेरी, पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहती थी तो पढ़ाई छूट गई। सोचा चलो शादी करके कोई बात नहीं है, घर बसा लेते हैं अच्छे से। तो घर ऐसा मिला, वापस आके बाबा पढ़ाना तो चाहते हैं लेकिन समाज पढ़ने नहीं देगा। तो फिर जीवन में मैं रह के करूँगी क्या? मतलब ये है कि सब कुछ ख़त्म हो गया और मुझे मर जाना चाहिए। और फिर मैंने पॉइज़न पी लिया, तो बाबा ने मुझे मरने भी नहीं दिया, ठीक है, जबकि मैंने 3-3 बोतलें पॉइज़न की पी थी। पॉइज़न माने वो खटमल मारने वाली दवा होती है ना, ट्विक-20 में उस वक्त मिलना करती थी। पर फिर मुझे बचा लिया गया। अच्छा, बचने के बाद में जो लोग मुझे देखने आते थे तो कहते थे कि ये लड़की मर गई होती तो लोगों ने क्या कहा होता। लोग तो यही कहते कि महादेव की बेटी ने ज़रूर ऐसा कोई काम किया होगा जिसकी वजह से ये मर गई। और फिर वो दिल की गहराई तक मेरी बात चली गई कि ये क्या तरीका हुआ, लोग ना मरने दे रहे हैं ना जीने दे रहे हैं, तो फिर आखिर क्या करें? अगर इनका कहना ये है कि हम कुछ करके मर रहे हैं तो कुछ करके हम जी लेंगे ना यार, मरने की क्या ज़रूरत है। सो आई अंडरस्टैंड दैट आपका एक थॉट प्रोसेस तो आ गया था कि फीमेल्स को इसी तरह देखा जाता है, गलती तुम्हारी ही होने वाली है, और तुम मरोगे तब भी कुछ होने वाला नहीं है, तुम जियोगे तब भी वो तुम्हें ब्लेम ही करते हुए नजर आएंगे। हाँ। इसके बाद इस रियलाइजेशन के बाद क्या सोचा आपने? फिर मैंने सोचा कि बस अपने कदमों पे खड़ा रहना है मुझे, कुछ भी करके, क्योंकि मैं इस तरह की ज़िंदगी नहीं जी सकती, ठीक है ना। तब पढ़ाई का भी थोड़ा सा मैंने सोचा कि बाद में देख लेंगे पढ़ाई का क्या होता है, बट अभी मैं पढ़ नहीं सकती हूँ। अभी मैं देखती हूँ कि मैं क्या काम कर सकती हूँ। और फिर मैंने देखा कि वहाँ तो कुछ काम करने को है ही नहीं, गाँव में क्या होता है। तो तब भी मैंने कोशिश की, क्योंकि पुलिस की बेटी थी और पुलिस की लेडीज़ पुलिस की उस वक्त भर्ती हो रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं लेडीज़ पुलिस बन जाती हूँ। तो मैं जब गई वहाँ के सर्कल साहब से मिलने के लिए, डायरेक्ट ही गई मैं ऐसे, तो उन्होंने कहा कि बेटा अभी तुम छोटी हो और तुम ऐसे करो, एसएससी पास कर लो तो तुमको हम डायरेक्ट पीएसआई बनाएंगे। तो मतलब किसी तरह से समझा बुझा के उन्होंने भेजा, क्योंकि मैंने पॉइजन पिया था तो सारी पुलिस स्टेशन को मालूम ही हो गया था। ठीक है, तो उन्होंने इस तरह से, क्योंकि मेरी एज भी नहीं थी, 18 साल तो होना चाहिए ना कम से कम, लेकिन मुझे कहाँ समझ में आ रहा था कि 18 साल वगैरह की ज़रूरत है। मैं सोच रही थी कि मुझे काम मिलना चाहिए बस। तो उन्होंने इस तरह से भेजा। ऑल ऑफ दिस 12-13 इयर्स आप बोल सकते हैं? हाँ, यस। मतलब 6 महीना इधर गुजर गए तो 13 चल रहा था, जैसे कि 13 साल की पकड़ लीजिएगा ना। तो उसके बाद में मैंने सोचा चलो नर्स के लिए देखते हैं, ट्राई करते हैं, क्योंकि अभी इन्होंने तो कह दिया कि मैट्रिक पढ़ो तब बर करेंगे। तो नर्स के लिए मैंने ट्राई किया, वहाँ पर भी नहीं हुआ। फिर मेरे दिमाग में ये भी आया कि चलो हम क्यों ना मिलिट्री ज्वाइन कर ले, कम से कम अपने देश के काम आ जाएंगे। वैसे भी ये जीवन किसी काम का तो है नहीं है, तो हम देश के लिए काम करेंगे। पर वहाँ पर भी वही आया, 18 साल की मैं हूँ नहीं हूँ, और तब लेडीज़ को था भी नहीं मिलिट्री में कुछ ऐसे। तो फिर अब मेरी समझ में कुछ नहीं आता था कि मैं क्या करूँ। चारों तरफ अंधेरा है, जीवन इतना मतलब ये हो गया है, और करे क्या, करना तो चाहती हूँ बट क्या। तो अब गांव में अगर जाना है तो खेती के काम के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, और मुझे खेतों में काम नहीं करना था। तब भी मैं मतलब स्कूल के बाद में सैटरडे संडे, उससे पहले जब मैं पढ़ रही थी तो मैं खेतों में चली जाती थी कि जो भी अपने खर्चे, चारा नाठाना जो भी मिलता था उस वक्त का, तो एटलीस्ट बाबा को मांगने की ज़रूरत ना पड़े, तो हम अपने खर्चे खुद कर ले जो भी है। तो फिर इस बीच में भी मैं कभी कभार खेतों में चली जाया करती थी, लेकिन वो खेतों के काम मुझे नहीं हुआ करते थे कि ये नहीं हो पाएगा मुझसे, और शायद मुझे कुछ और करना है, कुछ अच्छा करना है, तो क्या करें। तो फिर मेरी माँ से मैंने कहा कि माँ मुझे ना तुम मुंबई भेज दो, तो वहाँ मैं कुछ करूँगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मिल है, कारखाने हैं, तो कहीं ना कहीं मैं काम कर लूँगी। तो मेरी माँ कहने लगी कि नहीं, तेरे बाबा नहीं भेजने वाले हैं। तो मैंने कहा बता दो बाबा को, अगर नहीं भेजेंगे तो फिर मैं भी ट्रेन के नीचे सो जाऊंगी। तो क्योंकि मुझे इस तरह की ज़िंदगी नहीं जीनी है, अगर जीऊँगी तो
अच्छे से जीऊंगी वरना नहीं जीऊंगी। ओके। बोले घर के फिर लोगों ने डिसाइड कर लिया नहीं इसका अभी दूसरा शादी करेंगे। मैंने शादी का तो नाम भी नहीं लेना है, नाम लेने से भी ऐसा लगता है ना कि जैसे कानों में कोई शीशा उड़ेल रहा इस तरह से, क्योंकि जो भोगा है मैंने 6 महीने मैंने देखा है क्या होती है शादी। तो ये इस तरह से नहीं, मैं अभी अपने पैरों पे खड़ी रहूंगी और मुझे अपना काम करना है। तो मेरी माँ ने बाबा को समझाया कि बाबा ये लड़की पागल हो गई है, पॉइजन लिया तो हमने बचा लिया, ट्रेन के नीचे जाएंगे तो बचा भी नहीं पाएंगे, तो उससे अच्छा है ये कहीं भी रहे, जिंदा तो रहे, तो इसको मुंबई भेजते हैं। और मैं मुंबई आ गई। मुंबई में दादर में बापट रोड पे एक झोपड़पट्टी हुआ करती थी उस बीच, और वहाँ मेरे चाचा रहा करते थे और वो उनको आंखों से दिखाई नहीं देता, बहुत कम दिखाई देता था। तो वो अकेला अपना गुजारा करने के लिए पापड़ वापड़ बेच के एक झोपड़पट्टी में रहा करते थे। तो वो बोलते हैं ना डुबके को तिनके का सहारा, तो कोई तो है मुंबई में जिसके घर में मतलब जा सकते हैं, रह सकते हैं। तो चाचा के पास में गई। चाचा को भी खूब टेंशन आ गया कि ये लड़की को संभालूं मैं अपने आप को, क्योंकि उनको खुद ही बेचारों को ढंग से दिखता नहीं था और वो भी झोपड़पट्टी एरिया है, कहीं कुछ ऊंच नीच हो गया कुछ हो गया तो क्या करूं। तो उन्होंने, उनके एक मित्र हुआ करते थे दादर जो स्टेशन है वो ब्रिज के नीचे रेलवे क्वार्टर हुआ करते थे, तो वो पापड़ उधर ही बेचने जाते थे। तो एक गुजराती फैमिली थी जिनके पास वो बैठ के मतलब थोड़ा सुस्ता लिया करते थे, तो उनसे अच्छी दोस्ती हो गई थी उनकी। तो उन्होंने उनसे कहा कि भाई मेरी बेटी आई है गाँव से, तो क्या आप उसको अपने घर में रखोगे प्लीज़, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो उस माहौल में वहाँ पे रहे करके। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, हमारी 3 बेटी है, चौथी वो भी हो जाएगी, आप ले आइए। ओके। और फिर वो उस गुजराती फैमिली के घर में मैं 1.5-2 साल तक रही। ओके। और उस 2 साल में मैंने मतलब जो स्ट्रगल किया है, क्योंकि मुझे ट्रेनें मालूम नहीं थी, मैं कई बार ट्रेन से गिर जाती थी, मालूम ही नहीं था कहाँ से चढ़ना है कहाँ से उतरना है, कौन से स्टेशन पे जाना है कहाँ से। अभी तो वो इंडिकेटर है, तब कुछ नहीं था इस तरह से। मुझे जाना होता है, जैसे लोअर परेल में काम लग गया था मुझे, तो मुझे चर्चगेट गाड़ी पकड़ के जाना है, तो मैं बोरीवली गाड़ी पकड़ के चली जा रही हूँ। तो मतलब जो हालत मेरी हुई थी बहुत ज़्यादा। रोड मुझे समझ में नहीं आते थे, क्योंकि सारे रोड एक जैसे दिखते थे। अब मैं एक छोटे से गाँव से एक ही रोड पे चलने वाले रास्ते से आई हूँ और यहाँ इस तरह से, बट फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मुझे ज़िंदगी में कुछ करना ही था। खैर, और फिर जब मैं उस कंपनी में भी काम पे लगी, तो मैंने उस बीच ना सिलाई सीख ली थी मेरे गांव में ही उधर। ओके। तो उस सिलाई की तो ऐसे होजरी कंपनी में काम पे इसलिए लग गई, लोअर परेल सन मिल कंपाउंड में। तो जब मैं मशीन पे बैठी तो वो मशीन मुझसे नहीं चल रही थी। वजह ये थी कि लड़के लड़कियां सब एक साथ काम कर रहे थे, और हमारे गांव में तो वो चलता ही नहीं है कि लड़के लड़कियां आपस में बात कर रहे हैं या वगैरह ऐसा कुछ। तो मैं डर गई थी बहुत, और मुझसे मशीन नहीं चल रही थी। तो मास्टर कहने लगा कि तुम भागो यहाँ से, तुम्हारे पास कोई काम, हमारे पास कोई काम नहीं है तुम्हारे लिए। तो मैं रोने लगी, हाथ जोड़ा, फिर नहीं मुझे कोई भी काम दे दीजिए, मैं काम कर लूँगी। तो उन्होंने मुझे हेल्पर का काम दे दिया था, ये धागा काटो, कपड़े जो निकलते हैं उसमें से। तो वो तुम्हें 60 रुपये महीना मिलेगा, 2 रुपये रोज होगा, तो चलेगा। मैंने हाँ चलेगा, मुझे जो भी है काम चाहिए सिर्फ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी की पहली शुरुआत थी वो काम मिलना। और मैं वो काम मैंने किया, लेकिन मुझे अपने आप पे अफसोस हो रहा था कि मैं इतनी अच्छी कारीगर हूँ, मैं ब्लाउज सिल सकती हूँ, मैं अच्छी सिलाई करती हूँ, और ये मशीन मुझसे चल नहीं रही, ये तो कोई बात नहीं हुई। तो फिर ये लोग सारे टी टाइम या लंच टाइम में बाहर जाते थे ना सारे लड़के लड़कियाँ, तो मैं धीरे से मशीन पे बैठ के मशीन चला लेती थी, और फिर डर भी धीरे धीरे जाने लगा। तो मैं मशीन पे बैठी, और पहले ही महीने में मैंने 250 रुपये कमाया। क्योंकि वो ऐसे मतलब होता था ना कि 1 डजन 2 डजन तुम बनाओगे तो इतने पैसे मिलेंगे, जिस तरह से। तो पहली बार में मैंने 250 कमाया, और मैंने पहली बार देखा कि ये 100 रुपये यूँ ऐसे होते हैं, क्योंकि अपने लाइफ में तो देखे ही नहीं थे। क्योंकि बाबा का 300 रुपये पगार था जो माँ के पास जाता था। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 8 आने मिलेंगे या 4 आने मिलेंगे, कुछ भी लेना है छोटी मोटी चीज़ें तो तब मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं पैसे कमा सकती हूँ। ठीक है, ये मेरे पैसे हैं। अच्छा, फिर वो हुआ ये कि ये पैसे मैं करूँगी क्या, तो वो गुजराती फैमिली को मैंने जाके दे दिया कि ये पैसे आप रख लीजिए, क्योंकि मेरे माँ बाप तो आप ही है अभी, क्योंकि आप ही संभाल रहे हो मुझे। तो उन्होंने कहा हम
बेटियों को देते हैं, लेते कभी नहीं बेटियों से, तो तुम अपने पैसे जमा करो, हमें नहीं चाहिए। तो मैंने कहा मैं कहाँ संभालूंगी इनको, तो मैं ज़बरदस्ती उनको देकर गई। लेकिन वो फैमिली इतनी अच्छी थी कि उन्होंने, जो मैं पेटी लेकर गई थी, तब तो पत्रे के पेटी हुआ करते थे, सूटकेस बिटकेस मालूम भी नहीं था, तो पेटी में मेरे डाल के 2-2.5 साल तक काफ़ी अच्छे पैसे मेरे जमा हो गए। उसी बीच मेरे बाबा की नौकरी जाती रही। फिर मैं घर की बड़ी बेटी हूँ, मेरी अपनी जिम्मेदारियाँ हैं। तो मेरी माँ है, मेरी 2 छोटी बहनें थी, मेरे भाई, तो इनको कौन संभालेगा? अभी बाबा की नौकरी जाने के बाद तो हमारे दादा के घर में ऐसा कुछ था नहीं। मेरे दादा मजदूर थे बेचारे, खेतों में जाके मजदूरी करेंगे तब कहीं जाके खाना खाएंगे। तो उनके पास तो ऐसा कोई घरदार है नहीं कि मेरे बाबा की फैमिली को वो लोग संभालेंगे। तो फिर मैंने बाबा को कहा कि आप लोग मुंबई आ जाओ और हम लोग मुंबई में रह लेंगे, यहाँ पे सब मिलके काम करेंगे तो गुजारा हो जाएगा हमारा। लेकिन मेरे बाबा थोड़े से खुददार टाइप के थे, तो उनको नहीं अच्छा लग रहा था कि जाओ बेटी कमाएगी, हम लोग खाओ, मतलब उनको थोड़े से थे ऐसे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो गांव में रह गए, लेकिन मेरी माँ, मेरी बहनें, भाई सारे आ गए यहाँ पर। कुछ दिनों के बाद में बाबा भी आ गए, लेकिन पहले नहीं आए। तो किसी सूरत में ज़िंदगी चल ही रही थी कि ठीक है, एक टाइम खाना खा लिया, एक टाइम नहीं भी खाया, कभी सब्जी मिली, कभी रोटी नहीं मिली, मतलब इस तरह से। पर हम खुश थे कि चलो कम से कम अपने पैरों पे खड़े रह के खा तो रहे हैं। तो एक 400 रुपये डिपॉजिट का घर और 40 रुपये भाड़े का घर ले रखा था चौल में, और यहाँ दादर में महंगा मिलेगा, इसलिए मैं कल्याण चली गई थी और मेरे पास में वो गुजराती फैमिली ने सारे पैसे दे रखे थे। तो कुछ तो 2-4 महीने का सारा बंदोबस्त मेरा अच्छे से हो जाता, डिपॉजिट देने वगैरह के बाद में भी। और ऐसे करते करते 2 साल यूँ, मतलब कुछ साल बीत गए, और हमारी जो बहन थी हमसे छोटी, और वो अचानक बीमार हो गई। और वो बीमार ऐसे हो गई कि उसका ट्रीटमेंट समझ में ही नहीं आ रहा था। उसको पेट में जलोदर नाम का कोई, मतलब कुछ पानी भर गया था पेट में, और उसको निकालने के लिए कुछ 2000 रुपये की समथिंग कुछ ज़रूरत थी। अब यहाँ खाना मुश्किल था, हम एक टाइम खाते थे, एक टाइम नहीं, जब तक पगार नहीं आएगी तब तक, मतलब ऐसा खींचा तान करके ज़िंदगी जी रहे थे। तो 2000 रुपये तो बहुत बड़ी बात है। तो वो कहाँ से आएगा? और मेरी बहन देखते ही देखते मर गई। तो मरने से पहले मैं ही उसके पास में थी, तो वो बेचारी बड़ी उम्मीद से मुझे देख रही है और कह रही कि दीदी मुझे बचा ले, मैं मरना नहीं चाहती, मुझे बचा ले। तो उसकी आंखों में जो चमक थी कि मुझे बचा ले करके, और अपन कुछ नहीं कर सकते। तो ये बात फिर मेरे दिल की गहराई तक टच हो गई कि आज 2000 रुपये के लिए मैं अपनी बहन को नहीं बचा पा रही हूँ। कल मेरी दूसरी बहन है, भाई है, माँ है, बाबा है, और इन सबसे अपन बहुत प्यार करते हैं। कल को अगर इनको भी कुछ हो गया तो मुझे पैसे कमाना चाहिए, और ताकि मैं, मतलब इस तरह से कोई मेरी ज़िंदगी से ना जाए। और कैसे कमाएंगे पैसे? आसान तो नहीं है। सोच आ गई कि हमें पैसे कमाने चाहिए, लेकिन इतना आसान नहीं है ना। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, काफ़ी सोचती रही। कहीं मैंने यहाँ दादर में वो ये है ना चैत्य भूमि, तो वहाँ जाके बैठ के समुद्र के लहरों को देखते देखते सोचती रही थी क्या करूँगी, कैसे करूँगी। तो फिर किसी ने यूं ही कहा मुझे कि अरे कुछ गवर्नमेंट के स्कीम होते हैं जिसमें बेरोज़गारों को मतलब लोन देती है गवर्नमेंट, जिसकी वजह से हम कुछ कर सकते हैं। फिर मैंने बहुत सोचा, और मैंने सोचा मैं तो सिलाई जानती हूँ, तो क्यों ना मैं एक भाड़े से दुकान ले लूँ, 2-4 मशीनें डाल दूँगी और मेरा चल जाएगा। तो मैंने काफ़ी कोशिश की, क्योंकि पेपर वर्क बनाना है। 2-2.5 साल वो पेपर बनाने में लग गए। मतलब समझ में भी नहीं आता ना, मालूम भी नहीं है कि कहाँ से क्या पेपर बनेंगे, कैसे बनेंगे। तो जैसे जैसे मालूमात मिलती थी वैसे वैसे पेपर बनाना था। तो मैंने 50,000 का लोन ले लिया। 50,000 का लोन लिया आपने? हाँ। फिर मैंने एक शॉप रेंट से लिया, कुछ मशीनें ली, 3-4 मशीनें ली। और वैसे भी एक मशीन मैंने अपने घर ले रखी थी कि मैं काम से आने के बाद में भी अपने घर में मैं सिलाई का काम करती थी। हाँ, क्योंकि खर्चे इतने बड़े थे ना, तो 2 बहन भाई, माँ बाबा, मैं, मेरे पास जाना आना, मतलब ढेर सारे पैसे लगते थे। तो घर में मैं सिलाई का काम भी करती थी और काम पे भी जाती थी। तो फिर
मैंने एक शॉप लिया, शॉप में मैंने मशीनें डाली और हाँ, लेकिन क्या हुआ कि उस वक्त भी मतलब इतना अच्छे से काम नहीं चला, क्योंकि लोग इतना मतलब फैशन तो ज़्यादा था ही नहीं, सीधे साधे कपड़े पहन लो, और वो भी मुश्किल से कुछ कम ही लोग थे जो नए नए कपड़े सिलाएंगे ऐसे, तो कपड़े तो आते नहीं थे मेरे पास ज़्यादा। तो मैं बोला अरे मैं लोन कैसा फिर मतलब दूंगी, बैंक का लोन लिया है मैंने, वो भी मुझे देना है, और ऊपर से अगर मैं ज़्यादा काम नहीं करूँगी तो कैसे चलेगा। तो इसके साथ साथ मैं कुछ और कर लेती हूँ। तो उसी के साथ साथ मैंने फर्नीचर, जो हमारे यहाँ पे शांति नगर, उल्लासनगर में फर्नीचर का भी काफ़ी उस वक्त ये था, तो जो उसमें काफ़ी अच्छे पैसे मिल जाते थे। जैसे 1,000 रुपये में गोदरेज का कपाट उस वक्त 10,000 में मिलता था, तो ये 1,000 से लेके 2-2,500 तक मिल जाता था। जो मतलब जो मिडिल क्लास लोग हैं तो वो ले लेते थे जैसे, तो वो अगर हम लेते हैं तो एक कपाट के पीछे 200-300 रुपये आराम से छूट जाता था। तो मैंने सोचा हाँ ये अच्छा है, तो इसके साथ साथ ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। लेकिन इसी के साथ मेरे दिमाग में ये आया कि ठीक है ये सारा कुछ, लेकिन बहुत सारा यूथ हमारे देश का ऐसा है जिनके पास में नौकरी नहीं है, और हर किसी को नौकरी देना ये मुमकिन नहीं है, सरकार के लिए है ही नहीं है इतना काम, तो कहाँ से देंगे। तो क्यों ना फिर मैंने जिस तरह से लोन लिया, तो इस तरह से मैं इन लोगों को भी लोन लेके दूं और ये भी अपने मतलब काम काज करें। तो मैंने करीबन 87 की बात है, मैंने अपना एक संगठन बनाया, सुशिक्षित बेरोजगार युवक संगठन, और उस संगठन के द्वारा जो भी यूथ था, लड़की लड़कियां, कोई भी जाति धर्म ऐसी कोई बात नहीं है, जो भी है उनको एक प्लेटफॉर्म देने का, और उस प्लेटफॉर्म पे जैसे गवर्नमेंट की स्कीम है उन अधिकारियों को बुलाए, बैंक के अधिकारी है उनको बुलाए, और फिर वो मतलब फेस टू फेस वो लोग उनको समझाए स्कीम के बारे में, और आप क्या करना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो। जैसे कि उस वक्त इतना कोई था भी नहीं बिजनेस का, तो किसी ने कहा कि हाँ मैं जैसे कि नावी का काम है, या किसी ने कह दिया मैं मूर्तिकार मैं हूँ, और फिर वो रिक्शा का चलन वगैरह नया ही आया था, ऑटो रिक्शा, तो हमें तो रिक्शा चाहिए, तो हम रिक्शा में हम कमा लेंगे। तो ऐसे तो उस वक्त था भी ऐसे कि 5,000 से लेके 5 लाख तक का ही लोन मिला करते था, मतलब तुम्हारे जो भी तुम्हारी ये है जो तुम करना चाहते हो, तो एक्टिविटी जो भी है उससे ज़्यादा नहीं हुआ करती थी, तो उतना लोन मिलता था। तो उसमें भी मतलब जैसे 5,000 से 1 लाख तक लोन जो है वो SC/ST के लिए मतलब इस तरह से था। मैट्रिक पढ़े हुए लोगों को कुछ और दूसरे इसमें मिलता था जो 5,000 से 5 लाख का था। तो मैं सारे लोगों को इकट्ठा करके बहुत सारे लोगों को उस वक्त हम लोगों ने लोन लेके दिया। तो अपना काम भी इधर चल रहा है, इधर बच्चे लोग भी खुश है, पब्लिक भी खुश है कि बाबा चलो इस लेडी की वजह से ये हो रहा है कि हमारे जो बच्चे हैं वो मतलब जैसे आवारागर्दी कर रहे हैं या नौकरी बेचारों को मिल नहीं रही, तो माँ बाप फिर डांट रहे हैं कि क्या कर रहा है, दिन भर मतलब मस्ती करता है, काम नहीं करता वगैरह वगैरह। तो सारी बातें छूट के इन लोगों के घर के चूल्हे भी अच्छे से जलने लगे, बच्चे भी लाइन पे आ गए, तो मेरा नाम काफ़ी अच्छा होने लगा कि भाई ये जो लेडी है ये बड़ा अच्छा काम करती है। फिर किसी का कुछ भी काम होता था, जो भी तकलीफ किसी को होती थी, सब मेरे पास चले आते थे कि ताई जी हमारा ये है कोई। तो मैं इतनी छोटी उम्र में सबकी ताई बन गई थी। तो खैर, तो जो भी आते अपना जो भी काम लेकर आते, तो मैं पूरी कोशिश करती कि उनको मैं मतलब उनका काम मैं कर दूं करके। तो इसी तरह से फिर एक कंस्ट्रक्शन में मतलब एक का प्लॉट था और वो मेरे पास आ गया और कहने लगा कि ताई ये जो प्लॉट है ये मेरा बिकता नहीं है, और अगर आप मतलब इसको ले लो तो मैं 2.5 लाख रुपए में आपको दूंगा। तो ये तो एक्चुअली मट्टी है, क्योंकि आज इसकी कोई कीमत नहीं है, क्योंकि बिक नहीं रहा है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप अगर इसको ले लोगे तो आप अगर हाथ लगाओगे तो ये सोना बन जाएगा, ये मतलब मुझे ऐसे लगता है। तो मैंने कहा तो भाई 2.5 लाख रुपए तो मेरे पास नहीं है। तो कहने लगा कि ठीक है 1 लाख भी दे दोगे तो 1.5 लाख रुपए मुझे बाद में दे देना, लेकिन तुम ये प्लॉट ले लो। तो मैंने कहा ठीक है। तो 1 लाख तो मेरे पास नहीं थे, थोड़े कम थे, तो मैंने यहाँ वहाँ से लेके भी उस आदमी की मदद करना चाही और उसको मैंने वो पैसे दे दिए। लेकिन जब उसने डॉक्यूमेंट दिए उस जगह के, तो हम जो ये प्रोग्राम करते थे तो इसमें हम चीफ गेस्ट बुलाया करते थे, कोई डिप्टी कलेक्टर है, कोई तहसीलदार है, कोई असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस है, तो इन लोगों से अच्छी भली जान पहचान भी हमारी हो गई थी। तो मैंने वो पेपर उठा के वो एक जो डिप्टी कलेक्टर थे उनको दिखाया कि ये पेपर है और ये जो प्लॉट है ये मैंने लिया है। तो उन्होंने देख के कहा कि भाई इसका तो कुछ नहीं होने वाला है, तुमने क्यों लिया,
कितना पैसा दिया? मैंने कहा सर 1 लाख दिया है, 1.5 लाख देना है, और आप ये मत कहिएगा कि कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि बड़ी पसीने का पैसा है, और अगर कुछ नहीं हो सकता तो मैं क्या करूँगी इसका? तुम रास्ता बताओ दो ना आप कि क्या हो सकता है। कितना मुश्किल है उसको छोड़ दीजिए, क्या हो सकता है ये मुझे बताइए। तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर कुल लगा है, पहली बात तो ये है, ठीक है, ये कुल निकालना होगा। कुल निकालने के लिए कलेक्टर के पास जाके एक सेल्फ परमिशन होती है, वो तुम्हें लेनी होगी। अगर वो तुम्हें मिल जाती है आसानी से तो फिर आगे की बात। फिर उसमें सीलिंग भी लगा हुआ है, वो सीलिंग एक्ट को भी निकालना होगा। जब इन सारी बातों से निकालोगे तो प्लॉट क्लियर होगा, तब कहीं जाके तुमको सोच सकती हो उसके बारे में, आज तो नहीं। अब उस आदमी ने जो मुझे दिया था 2.5 लाख में, इसका मतलब ही ये था कि उसमें इतने सारे प्रॉब्लम्स थे। मैंने बोला खैर कोई बात नहीं, आपने रास्ता बता दिया, मैं ज़रूर करूँगी इसको। और करीबन 2-2.5 साल लग गए मुझे इसको क्लियर करते करते, लेकिन वो प्लॉट क्लियर हो गया। जब वो प्लॉट क्लियर हो गया तो अब फिर उसकी कीमत, क्योंकि वो रोड पे था, हॉट प्रॉपर्टी थी, जो 2.5 लाख में मैंने खरीदा था उसकी कीमत ही 50 लाख हो गई। मतलब प्रॉपर्टी हॉट होने की वजह से और क्लियर होने की वजह से। तो चलो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है कि प्रॉपर्टी अपने पास है इतनी बड़ी, लेकिन उसका करेंगे क्या? क्योंकि मेरे पास तो कुछ पैसे है ही नहीं है कि मैं कुछ और सोचूं। तो किसी ने कहा बिल्डिंग बना दो, तो बिल्डिंग नहीं बना सकते ना, मेरे पास उतने पैसे भी तो होने चाहिए। तो फिर क्या करें? तो मैंने सोचा चलो किसी को पार्टनर ले लेते हैं। तो मैंने एक सिंधी पार्टनर को ले लिया, 65% उसके, 35% मेरे, और इस तरह से हम लोगों ने वो बिल्डिंग बनाने के लिए सोचा, प्लान डाला। जैसे ही प्लान डाला तो वो जो लोकल गुंडाज होते हैं ना, जो होते हैं किसी को तकलीफ देना और ये, तो उनको बड़ी तकलीफ हो रही थी कि एक लेडीज़ आई है, वो भी बाहर से आई मीन्स अकोला से आई, ठीक है, हूँ तो महाराष्ट्र की लेकिन अकोला से आई हूँ, मुंबई को तो नहीं हूँ ना। और यहाँ आके मतलब ये बिल्डिंग बनाएगी, मतलब वो बिल्डर बनेगी एक लड़की, और हम लोग मर्द लोग क्या कर रहे हैं मतलब। तो फिर इसको किसी तरह से डराना धमकाना उन्होंने शुरू कर दिया। तो मैं डरने वालों में से थी ही नहीं, तो उन्होंने सोचा कि इसको मारने में भलाई है अभी, क्योंकि बहुत आगे बढ़ रही है। और फिर उन लोगों का एक ऐसा ही एक मीटिंग हो गया। उस मीटिंग में उन्होंने डिसाइड कर लिया कि इस लेडी को मारना है, और जो मारने वाला जो ग्रुप था वो 3-4 लोगों का, तो 5 लाख रुपए तुम्हारे घर में पहुंच जाएंगे और तुमने ये मर्डर करके तुम निकल जाना नेपाल, इस तरह से। तो उसमें ना एक आदमी ऐसा बैठा हुआ था कि जिसके घर में मैंने उसके बच्चों को लोन दिया था, और उस लोन से उसका छोटा मोटा बिजनेस बेचारों का चल रहा था। तो उसको बड़ा बुरा लग रहा था कि ये लेडी तो अच्छा काम करती है, फिर क्यों इसको मारना चाहते हैं ये लोग। तो वो देख रहा कब मीटिंग ख़त्म हो। जैसे ही मीटिंग ख़त्म हो गई वो मेरे घर आया, उसने कहा ताई एक काम करो, तुम जल्दी से अपने गाँव चली जाओ। मैंने बोला क्यों मैं अपने गाँव जाऊँ? तो बोला नहीं, मैं कह रहा हूँ ना कि आप चले जाओ। मैंने भैया ऐसे कैसे हो सकता है कि आप कह रहे हैं इसलिए मैं अपने गांव जाऊँ? कोई रीज़न होगा ना, मुझे बताओ कि क्या है। तो फिर उसने कहा कि मेरा नाम नहीं आएगा ना कहीं? मतलब नहीं बिल्कुल नहीं आएगा, आप मुझे बताइए कि क्या हुआ। तो फिर उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे हो रहा है। तो मैं सीधा उठ के, मैं कल्याण रहती थी, मैं थाना पुलिस कमिश्नर के पास सीधा चली गई और उनको मैंने बताया कि इस तरह से मेरे साथ हो रहा है। तो उनको भी बड़ी हंसी आई कि ऐसे हो रहा है और तुमको कैसे पता चला? मैंने कहा सर मुझे जैसे भी पता चला हो, मैं नाम तो नहीं बता सकती, पुलिस डिपार्टमेंट आप है, आप खोज कीजिए कि कौन है क्या है, मुझे नहीं पता, पर मुझे जो पता चला मैं आपको बताने के लिए आई हूँ। तो उन्होंने फिर कल्याण डीसीपी को फ़ोन किया, उन्होंने एसीपी को फ़ोन किया, कोलसावाड़ी पुलिस स्टेशन को फ़ोन किया, और फिर उनको पता चला कि ये वाला एक ग्रुप है जो इस तरह के हरकतें करता है। तो खैर पुलिस ने पुलिस का काम किया, उनको पकड़ के लाई, जो भी पूछना था पूछा। लेकिन मुझे कमिश्नर ने कहा कि आप कल ऑफिस आ जाओ। तो मैं ऑफिस चली गई। तो बोले देखो अभी तुम बिजनेस में आई हो, क्योंकि उस वक्त औरतें ज़्यादा थी नहीं बिजनेस में, और बिल्डर में तो बिल्कुल भी कोई नहीं था। तो आज तुम्हें पता चला ना कि कोई तुम्हें मारने वाला है, हो सकता है कि कल तुम्हें पता ना चले, तो उससे अच्छा है कि तुम सिक्योरिटी रख लो तुम्हारे साथ में। तो मैंने कहा सर मैं सिक्योरिटी लेकर कहाँ घूमूंगी, मुझे अगर देना है तो रिवॉल्वर लाइसेंस दे दीजिए आप। तो कहने लगे आप चलाओगे रिवॉल्वर? मैंने कहा नहीं, हम किसी को मार नहीं सकते, हम चींटी भी नहीं मार सकते, हम तो बुद्ध की पाइक है, हम नहीं करते ऐसा। लेकिन कोई अगर हमें मारने आया तो कम से कम हम अपना बचाव करने के लिए हाथ पाँव पे गोली तो चला सकते हैं ना, अपना बचाव कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुम ऐसे करो कि तुम कल आओ 11 बजे। और मैं दूसरे दिन 11 बजे गई
और मुझे रिवॉल्वर का लाइसेंस, सवेरे 11 बजे गई मैं, शाम को 6 बजे मेरे हाथ में रिवॉल्वर लाइसेंस था। और उस पुलिस कमिश्नर का नाम भुजंगराव मोहिते था, जिन्होंने मुझे ये लाइसेंस एक ही दिन में दिया था, जबकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। उस वक्त कम से कम 2-2.5 साल लगते थे, और आज क्या लगते मुझे नहीं पता है। 99 की बात है, और मेरे पास आज भी रिवॉल्वर लाइसेंस है। तो इस तरह से स्ट्रगल मेरा शुरू था। मैं फिर बिल्डर बनी, उसमें मैंने काफ़ी अच्छे पैसे कमा लिए। फिर ऐसे लिटिगेशन के जो भी प्लॉट आते थे वो मेरे ही पास आते थे। वो लिटिगेशन दूर करना, बिल्डिंग बनाना, पैसे कमाना, ये एक हो गया। फिर मैं शुगर फैक्ट्री की डायरेक्टर बन गई। तो ये सारा काम इस तरह से चल ही रहा था कि कमानी ट्यूब्स के जो वर्कर्स है, तो इन लोगों ने कहीं नाम सुना मेरा कि ये जो लेडी है इसे लिटिगेशन सारी दूर करती है, तो चलो इसके पास चलते हैं। और वो लोग मेरे पास आ गए, और फिर उन्होंने कहा कि हमारी जो कंपनी है तो मैडम इसको बचा लीजिए आप। तो मैंने कहा भाई मैं कैसे बचाऊं इसको? तो बोला नहीं, वो लिक्विडेशन की नोटिस भी निकल चुकी है, और हमारी 3 कंपनियां थी, जैसे कि कमानी मेटल्स, कमानी इंजीनियरिंग और कमानी ट्यूब्स। तो 2 कंपनियां तो चली गई हैं, तो एक कंपनी जो है कमानी ट्यूब्स, और हम नहीं चाहते कि वो लिक्विडेशन में चली जाए, तो इसको किसी भी सूरत में आप बचा लीजिए। तो मेरे लिए तो एक बहुत नया था, एक इंडस्ट्री का मतलब चलाना कोई मामूली सी बात तो नहीं थी। ये छोटी मोटी चीज़ें जो थी वो मैं आ रही थी, कर रही थी, वो अलग चीज़ थी, ठीक है, लेकिन इंडस्ट्री चलाना मामूली बात नहीं है ना। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं कर सकती ये सारा काम। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें विश्वास है आप कर लेंगे, तो प्लीज़। तो फिर उन्होंने अपनी कहानी बताया कि हमारे 93 जो वर्कर्स थे वो किस तरह से भूख और प्यास की वजह से, मेडिसिन न मिलने की वजह से मर गए हैं। तो ये बात थोड़ा शॉक कर गई मुझे, क्योंकि हमने भूख और प्यास को बड़े करीब से देखा था, मेडिसिन न मिलने की वजह से बहन को तड़पते हुए, मरते हुए देखा था। तो फिर ये बातें मुझे ऐसे फिर से टच कर गई कि नहीं, मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। और फिर मैंने कहा उनसे कि ठीक है, मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ, तो मुझे 2-3 दिन वक्त दीजिए। तो मैं सोचने लगी कि वैसे भी हम समाज कार्य तो कर ही रहे हैं, तो इसके साथ साथ ये भी समझ लेंगे कि समाज का कार्य है। हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, लेकिन करने में क्या, करना तो चाहिए ना कम से कम। फिर मैंने उनको हाँ कह दी कि चलो ठीक है। तो उनके यहाँ पर जैसे अभी हमारी जो ऑफिस है वो बरलाट पियर में है, तो एक मीटिंग चल रही थी। उस मीटिंग में कम से कम 3-4 बैंक के लायबिलिटी थी, तो उसके सारे डायरेक्टर थे। कंपनी कोर्ट के मतलब अंडर थी, जिसकी वजह से कोर्ट का भी एक डायरेक्टर था, यूनियन के लीडर का मतलब वो एक लीडर। और अपने शरद पवार जी जिस वक्त चीफ मिनिस्टर उस वक्त हुआ करते थे 87 वगैरह में, और उस वक्त गवर्नमेंट ने भी उनको 70 लाख रुपया दिया था वर्कर्स को चलाने के लिए। तो गवर्नमेंट का भी एक डायरेक्टर, ऐसे सारे डायरेक्टर वहाँ पर बैठे हुए थे, और ये लोग मुझे वहाँ पर लेकर गए। तो उन्होंने काफ़ी सारे सवाल मुझसे किए, मैंने काफ़ी सारे सवालों के जवाब शायद उनको सही दिए, और उनको शायद सही लगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम ना आपको आज अभी से ऐसे प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं, ठीक है, और आपको डे टू डे के सारे कामकाज अभी से देखना है। अब डे टू डे के काम देखने का मतलब ये है कि कोर्ट में 140 लिटिगेशन के केसेस है, लॉयर देने हैं, ठीक है, मैनेजमेंट में कोई भी नहीं, सादा चपरासी भी नहीं, कि क्लर्क भी नहीं कि किसी को लेटर लिख सके या मशीनों की कोई हिफाजत कर सके, सिक्योरिटी भी नहीं, कोई भी नहीं था उस वक्त, क्योंकि सीख थी ना कंपनी, कोई था ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी है। वर्कर को कम से कम आधा पगार तो देना चाहिए ताकि उनका चूल्हा जल सके, ठीक है ना। तो ये सारे जो पैसे लगने वाले हैं आपको आज और अभी से, वो सारे खर्च आपको करने हैं, क्योंकि आप इसको ये करने हैं ना, टेक ओवर कर रही है, तो ये सारे करने हैं। और उससे पहले आपको 2.5 करोड़ रुपया जो है वो IDBI में, क्योंकि ऑपरेटिंग एजेंसी IDBI थी, वो सारा देख रही थी, ठीक है, तो IDBI में जमा करना है, क्योंकि वो भी देख रहे थे ना कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो वो ये सारी बातें हो गई। मैंने कहा कि ठीक है। तो फिर इतना होने के बावजूद भी हम आपको कंपनी देंगे ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कंपनी देने वाले हम कोई नहीं है, कोर्ट डिसाइड करेगा कि उसको देना है या नहीं देना है, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि आपको नहीं मिली कंपनी, तो आप अनसिक्योर क्रेडिटर के लाइन में खड़े होंगे, जो भी पैसे आपके लगे हुए हैं। आपको मंजूर है? मैंने कहा हाँ ठीक है, मंजूर है, क्योंकि मन बना के ही गए थे कि करना है जो भी करना है। फिर मैंने उनको 25 लाख का चेक दे दिया कि ठीक है,
फिलहाल तो मैं यही कर सकती हूँ। काफ़ी वो बिल्डिंग यहाँ वहाँ से पैसा कमा तो रही थी मैं, तो 25 लाख का चेक उनको दे दिया और कुछ टाइम उनको ले लिया कि बाकी पैसे मैं कहाँ और कैसे दूंगी। और फिर मैंने अपने 10 लोगों की एक टीम भी बना ली। वो टीम ने क्या क्या काम करना है वो सारा डिसाइड हो गया, और कोई नहीं आना चाहता था वहाँ पर, लेकिन मेरा नाम इतना अच्छा सा हो गया था तो सब लोग बहुत रिस्पेक्ट करते थे, तो मेरे रिस्पेक्ट के खातिर मेरे साथ में आ गए एक्चुअली। और फिर हमें पता चला कि कंपनी में प्रॉब्लम्स कितने हैं। 116 करोड़ रुपए का कर्जा है। मैं 2000 साल में गई थी, 2000 में गई थी वहाँ पर। 116 करोड़ का कर्जा है, 140 लिटिगेशन है, 2 बड़ी यूनियन है, और इसके साथ में ऐसे है कि इतने सारे लिटिगेशंस है और पैसे के नाम पर कुछ है ही नहीं है, प्रॉपर्टी के नाम पर कुछ भी नहीं था। सिर्फ 4 एकड़ ज़मीन बैंगलोर में थी। कुर्ला में हमारे पास में जो 4 एकड़ थी, तो उसके ऊपर पहले ही हमारे वर्करों ने 2 एकड़ जो है किसी और को दे दी, 2 एकड़ जो है वो हर्ष गोयनका जी के पास में चली गई। मीन्स इस तरह से तो 4 एकड़ ज़मीन पे जो फैक्ट्री लगी हुई थी वो भी हमारे पास में नहीं थी। तो फैक्ट्री में जो मशीनरी है हमारी, जिसके पार्ट सारे चोरी करके लेकर गए थे, ठीक है, तो फिर क्या रहा, भंगारी रही ना एक तरह से। अगर उस भंगार को भी मैं बेचती तो 2-2.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं मिलना था। वो जो बेंगलोर की ज़मीन है, अगर मैं उस वक्त उसको बेचती थी उससे भी 10-12 करोड़ से ज़्यादा नहीं आता था। अब इधर देखिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 करोड़ रुपया, कुछ सारा बेच बाच के भी इतना ही मिलना था। सामने कर्जा कितना है, 116 करोड़ रुपए का है। तो कोई भी बिजनेसमैन ऐसा बिजनेस तो कोई भी नहीं करेगा, करना चाहेगा भी नहीं, सोच के भी नहीं करना चाहेगा। फिर आप लोग सब कहेंगे कि मैंने क्यों किया, क्योंकि मेरे साथ में एक इंसानियत जुड़ी हुई थी। मुझे ऐसे लगता था कि मैं लोगों के लिए काम करूं, समाज के लिए काम करूं, और वो मतलब पहले से मेरे खून में था। जैसे मैंने लोन लिया, मैंने औरों के बारे में सोचा कि मैंने उनको भी लोन लेके देना है, उनको भी बिजनेस में डालना है, ठीक है। फिर ये लोग इतने तकलीफ में है तो इनकी तकलीफ कैसे दूर होगी, तो ऐसी होगी। अब ये पैसे सामने से मुझे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, वो कोई मैंने सोचा नहीं था कि मुझे पैसे वापस भी मिलेंगे या मैं कहाँ से लगाऊंगी इतना। बस मुझे काम करना है एक ईमानदारी से और सच्चाई से। देखते हैं किस तरह से कैसे होगा। ज़्यादा मैंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीपली सोचते तो कोई करता ही नहीं था, और यही रीज़न रहा कि कोई उसमें हाथ डालना नहीं चाहता था, कोई नहीं आया था। मतलब मैं ये बताना चाहूँगी कि यहाँ तक कि नितिन गडकरी साहब ने भी मुझे कहा था, और पूरी भरी सभा में उन्होंने ये कहा था कि हम खुद भी करना चाहते थे इस कंपनी को वर्कर के लिए, लेकिन हम नहीं कर पाए ताई, तुमने कैसे कर लिया, तो तुमको तो सही में पद्मश्री मिलना चाहिए थे। तब मुझे पद्मश्री नहीं मिला था। ये 2010 की बात है जब उन्होंने ये बात कही थी। और तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे रति महारथी आए थे, लेकिन कोई उसमें हाथ डालना नहीं चाहता था और नहीं कर पाया। लेकिन मैंने पूरी लगन से, पूरी ईमानदारी से, मेरा एक ही ये था कि वर्कर्स को न्याय मिलना चाहिए, और मैं उनके लिए लड़ती रही, काम करती रही। और धीरे धीरे जितनी भी मुश्किलें थे वो धीरे 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 कम होती चली गई। कोर्ट के केसेस हम लोग जीतने लगे, ठीक है। 116 करोड़ का जो कर्जा है हमारे पास, तो अब ये कम कैसे होगा, क्योंकि कोई भी बैंक या मैनेजर या बैंक का चेयरमैन भी, उसके हाथ में इतने राइट्स नहीं है कि वो इस तरह से कर सके। फिर क्या करना चाहिए, तो मैंने सोचा चलो जो हेड है उनके बैंकिंग जिनके पास है, फाइनेंस मिनिस्टर, उनको जाके मिलते हैं। मैं उनसे जाके मिली और मैंने उनसे कहा कि देखिए ये जो मतलब लायबिलिटी है बैंकों की, अगर इंटरेस्ट और पेनल्टी माफ़ हो जाती है तो प्रिंसिपल मैं देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। और मान लीजिए ना कि अगर मैं कोई आता नहीं है, लिक्विडेशन की नोटिस ऑलरेडी निकल चुकी है, अगर कंपनी लिक्विडेशन में चली जाती है तो बैंक को भी कहाँ से क्या मिलना है, ना वर्कर को कुछ मिलेगा ना बैंक को कुछ मिलेगा, कंपनी तो चली जाएगी। फिर क्या, तो कम से कम अगर मेरे साथ में ये लोग OTS करते हैं तो एटलीस्ट मैं प्रिंसिपल तो दे ही सकती हूँ। तो शायद उन्हें मेरी बात अच्छी लगी, उन्होंने बैंकों से बात की और हमारी मीटिंग जो है वो IDBI में, क्योंकि IDBI हमारी ऑपरेटिंग एजेंसी, तो सारी बातें उन्हीं के साथ और उन्हीं के सामने होती थी। और फिर उनके यहाँ पर चैम्बर में मीटिंग हुई, सारे बैंक वाले आ गए और फिर उन बैंक वालों ने मेरे सामने ये बात रखी कि हम आपके साथ में OTS करने के लिए तैयार है, पर हमारे जो लायबिलिटी हमारी है तो हम आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी माफ़ कर देंगे, लेकिन प्रिंसिपल जो है आपको हमको 1 साल में ही देना है। आप बताइए कि 1 साल में कहाँ से कम उतना सब कम भी करेंगे तो 50 करोड़ तो हो ही जाएगा। हाँ। अब 1 साल में 50 करोड़ कहाँ से लाएंगे, मतलब है ना। तो वो भी 1 साल में देना है, तभी वो माफ़ करेंगे वरना नहीं करेंगे।
तो मेरे जो डायरेक्टर मेरे साथ में गए थे, उन्होंने सबने हाथ ऊपर कर लिया कि बिल्कुल मतलब पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल हमें हाँ कहनी ही नहीं है। पर मैंने ये सोचा कि मेरे पास में 1 साल है, मैं अगर आज ना कहती हूँ तो सब कुछ आज ही खत्म हो जाता है। ये जितना भी मैं काम कर रही हूँ ये भी सारा खत्म हो जाता है, जितने पैसे मैंने लगाए हैं वो भी मेरे डूब जाते हैं, मतलब हर चीज़ खत्म हो जाती है। लेकिन अगर मैंने इनको 1 साल कह दिया अगर, तो 1 साल में मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। मैं बाहर से पैसे उठा सकती हूँ, अपना कुछ बेच सकती हूँ, मतलब जो भी मेरे पास है या जो भी मेरे पार्टनरों के पास में मैं जो भी कर सकती हूँ 1 साल में बहुत कुछ कर सकती हूँ। तो इसलिए मेरे पास में जो 1 साल है उसको मैंने मतलब यूं गंवाना नहीं चाहिए, और मैंने हाँ कह दिया उनको कि ठीक है मैं 1 साल में आपको प्रिंसिपल दे दूंगी। तो बस डॉक्यूमेंट साइन हो गए सब कि 1 साल में हमें वो देना है। तो जब प्रिंसिपल रह छोड़ के जो पेनल्टी और इंटरेस्ट माफ मतलब छोड़ दिया उन लोगों ने, तो वाकई में 50% पे पैसे आ गए। जो 116 करोड़ थे तो यही कोई 50-55 करोड़ मतलब लायबिलिटी रह गई कंपनी के ऊपर, वो सारे खत्म हो गए पेनल्टी और इंटरेस्ट के दौर पर। तो बस ये होप्स बढ़ गए ना कि भाई चलो कुछ अच्छा हो रहा है, हाँ तो इतना ये कर ही लिया है तो आगे का देखते हैं, 1 साल है हमारे पास में। और फिर हमने काफ़ी सारी मेहनत करना शुरू कर दिया और पैसे भी जुटाना शुरू कर दिया, क्योंकि हमें 1 साल में इनको भी देना है, फैक्ट्री भी मतलब देखना है किसका क्या चल रहा है, सारा केसेस के लिए हमें लॉयर भी देने हैं कंटिन्यू कोर्ट के अंदर। और मतलब एक एक केस हम जीत भी रहे थे, तो उसकी वजह से यहाँ तक कि हमने हर्ष गोयनका के विरुद्ध में भी केस हम लोगों ने जीती। तो इस तरह से फिर ऐसे लगने लगा कि नहीं हम तो केसेस भी जीत ही रहे हैं, फिर यहाँ भी हमारा कम हो गया। तो मतलब जो रास्ता इतना मुश्किल था वो थोड़ा आसान दिखने लगा, ठीक है। और 21 मार्च 2006 में मतलब 2000 में हम गए थे वहाँ से, तो 21 मार्च 2006 में कोर्ट ने कंपनी हमें दे दी। काफ़ी सारे हेयरिंग हुए तब से लेके तब तक, लेकिन उस हेयरिंग में हम जीत गए और कोर्ट ने हमें कंपनी दे दी। हम बहुत खुश हो गए। हमारे जीवन का वो सबसे इतना महत्वपूर्ण दिन था कि जो मेहनत तुम करते हो और उसका फल जब मिलता है ना, तो ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं वो पागलपन की हद तक कि कौन सी खुशी है जो मिल गई है, क्योंकि सोचा भी नहीं था, किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये मिलेगा हमें, क्योंकि इतना मुश्किल था सारा कुछ और कोर्ट ने कह दिया। तो वो खुशी हमारी थोड़ी देर के लिए थी। उन्होंने कहा ऑर्डर तो पढ़ो, तो ऑर्डर में ये लिखा था कि 2011 तक आपको सिक्का से बाहर निकलना है। सिक्का से बाहर निकलना है इसका मतलब ये है कि आज जो कंपनी जैसे 0 है, तो हमें सबसे पहले तो फैक्ट्री शुरू करना है, वर्कर जो है उनके हाथों को रोजगार देना है, ये कोर्ट की पहली शर्त है, ठीक है। लायबिलिटी जो है वो सारी ख़त्म करनी है। और तो इस तरह से और 2011 का ही टाइम दिया था, मतलब 5 साल का टाइम हमको कोर्ट ने दिया कि ये जो आपको है तो इतना करना है। तो ये जो हमने 6 साल मेहनत की थी ना, बहुत मेहनत की थी, और हम ये सोच रहे थे कि थोड़ा आराम कर लेंगे, लेकिन आराम तो था ही नहीं। रात और दिन भागना है खाली, आज दिल्ली है तो कल मुंबई है तो परसों बेंगलोर है, क्योंकि बेंगलोर में भी प्रॉपर्टी, तो बस इस तरह से चालू था हमारा, बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारा काम। और फिर कोर्ट ने ऑर्डर नहीं थमा दी कि 2011 तक इन सारी प्रॉब्लम से आपको बाहर निकलना है। तो हमारी फैक्ट्री कुर्ला में थी, अब कुर्ला से हमें जगह खाली करके देनी है। अब जगह खाली करके देनी है तो हम अपनी फैक्ट्री कहाँ लेकर जाए। तो मेरे पास में वाड़ा में अच्छा था कि मेरे पास में जगह थी, वहाँ पर हम लोग एक स्टील का प्लांट डालने वाले थे, तो जगह ले रखी थी। तो हम अपनी फैक्ट्री को वहाँ लेकर गए। तो हम 2006 से लेकर 2009 तक 3 साल लग गए हम लोगों को वो फैक्ट्री को मशीनें निकालना, वहाँ पे ले जाना, और उसके बाद में फिर उसके जो पार्ट नहीं थे उसको पार्ट मतलब ढूंढना, लगाना। और वो मशीनें भी सारी जर्मनी वगैरह की थी, फिर उनके वहाँ के इंजीनियरों को कांटेक्ट करना, मतलब ये सब ढेर सारी चीज़ें जो थी वो सारी की। और 2009 में हमने फैक्ट्री शुरू की, और यकीन मानिए हमने 2011 में सिक्का से हम बाहर निकल गए। जिस तरह से कोर्ट ने हमें ऑर्डर दी थी, हमने बिल्कुल उसी तरह से सारी चीज़ें कर ली। वर्करों को हमने जो ड्यूज थे उनको हमने 3 महीने में दे दिए, जबकि कोर्ट ने कहा था कि इनको 3 साल में देना है, वो भी छोटे छोटे करके देना है, 50,000 75,000 इस तरह से। वर्कर मेरे पास आए और कहने लगे कि दीदी इस तरह से अगर पैसे देंगे आप तो ये तो खाने पीने में उड़ जाएंगे। हाँ, तो कहीं को ऐसा था कि अपने बच्चे को पढ़ाना है, किसी को
अपने बीवी के हार्ट के ऑपरेशन के लिए चाहिए, किसी को अपने बेटी की शादी के लिए चाहिए, मतलब इस तरह के हर किसी के अपने अपने प्रॉब्लम्स है। तो पैसे तो आज ही चाहिए, वरना क्यों। और वही लोग आए थे मेरे पास में कि आप ये ले लो करके, तो वो उनकी तो प्रायोरिटी थी मेरे लिए। तो मैंने कहा कि ठीक है, सबसे पहले मैं वही आपका ही मतलब काम करूंगी। और मैंने 3 महीने के अंदर उन लोगों के मतलब उनको किस तरह से फंड देंगे, 8.5 करोड़ उनको मैंने दिए। उनका जो प्रोविडेंट फंड था वो 2 करोड़ 60 लाख रुपया था। और उन्होंने मुझसे 90 लाख रुपया भी एक्स्ट्रा मांगा, क्योंकि उनको 5 ही करोड़ मुझे देना था ड्यूल्स के जो थे। पर उन्होंने कहा कि 90 लाख अगर आप एक्स्ट्रा दे दोगे तो क्या हो जाएगा कि हमारे जो बाद में लगे हुए वर्कर हैं ना, उनको काफ़ी कम पैसे मिल रहे हैं, तो उनको भी थोड़े से बराबर मिल जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, वो भी दे देते हैं। तो आर पाटिल साहब को बुलाया था, उस वक्त थे वो, तो उनको बुलाया, रामदास जी अठोले को बुलाया, वर्धन वाजपूती को बुलाया, क्योंकि और एक छोटा नहीं, अच्छी बड़ी पूजा हम लोगों ने की सत्यनारायण की उसी फैक्ट्री के इसमें। और ताकि वर्कर के सारी फैमिलीज, क्योंकि पैसे मिल रहे हैं तो सब आएंगे ना खुशी खुशी, जहाँ इतने दिन पैसे देखने को नहीं मिल रहे थे। तो उस वक्त आर पाटिल साहब के हाथों से जो चेक दिया, तो पाटिल साहब ने उस वक्त भाषण में अपने कहा कि देखिए, चालू कंपनियों के पैसे जहाँ मिलते नहीं, यहाँ 25 साल बंद पड़ी हुई कंपनी के पैसे जो है वो आपको हमारी बहन एक साथ दे रही है। और हमें फ़ख्र है उसके ऊपर कि मतलब हमारी एक दलित महिला मतलब बहन भी होते हुए वो इतना अच्छा काम कर सकती है। और उसके अच्छे काम के साथ में मैं इस महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री होने के नाते, गृह मंत्री होने के नाते कभी भी उनके साथ में खड़ा हूँ। तो मतलब रिकॉर्डिंग है सारा कुछ, वो उन्होंने जो बोला। और उनके हाथों से हमने उन लोगों को चेक दे दिया। यहाँ इन लोगों को मतलब पहले वर्कर की लायबिलिटी देना था, बाद में फिर धीरे धीरे जिनका भी देना था। तो जैसे स्कीम पास हो गया तो बैंक का भी था 1 साल में देना है, तो बैंक को भी हमने, कुदरत ने कुछ इस तरह से करिश्मा कर दिया कि वो पैसे हमारे पास में आ गए और हमने उनको दे दिए। तो उन्होंने हमको 25% उसमें से भी माफ़ कर दिए। जो प्रिंसिपल था कि मतलब हम अपने ज़बान के ऊपर रहे ना कि भाई ठीक है हम 1 साल में देंगे, वरना लोग तो बोलते हैं, करते तो है नहीं है। 1 साल निकल जाएगा, फिर दूसरे साल बोलेंगे अरे नहीं ये तकलीफ थी इसलिए नहीं दिए, अगले साल देखेंगे। तो हमने वो नहीं किया। हमने जिस तरह से जिसको जो बोला हमने बिल्कुल उसी तरह से वैसे ही किया। उस काम के पीछे हमारी पूरी ईमानदारी, पूरी सच्चाई, एक लगन थी, एक जुनून था कि बस हमें इसको करना है और बस वर्कर के हित के लिए करना है, अपने देश के लिए करना है। क्योंकि हम कुछ भी अगर करते हैं तो टैक्स के रूप में या जो भी है, तो ज़्यादा बड़ा नहीं लेकिन छोटा भी क्यों ना हो, कुछ तो हमारे देश का भी फायदा होता है ना ये सारा कुछ करके। तो सोच यही रही कि समाज का क्या हम भला कर सकते हैं, लोगों के लिए क्या कर सकते हैं और अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। और इस तरह से हम करते रहे और आज यहाँ बैठे हैं। Oh my God, what a story this is! Like, you know, वहाँ से जहाँ शुरू होती है, जहाँ पर you know you want to die. Yes. और वहाँ से निकलकर जो आपने स्ट्रगल झेला है, सिर्फ अपनी फैमिली से, आपने दूसरों के बारे में सोचा, यूथ के बारे में सोचा, देन कमिंग टू सो मेनी वर्कर्स गेटिंग देयर ओन मनी। एक कंपनी को जब बचाया आपने, तो आपने बहुत लोगों को बचाया है उसमें। सो that's तो मुझे बड़ा मतलब कभी कभार होता है कि हाँ मैं कुछ कर सके। मतलब इंसान बोलकर जब हम जन्म लेते हैं तो इंसानियत का भी हमारा कुछ फर्ज होता है जो हमने निभाया है। कि मैं मतलब एक बेटी बोलकर मैंने अपने माँ बाप, बहन भाई, जो भी मेरी जिम्मेदारियाँ थी उसको बहुत अच्छे से निभाया। समाज के प्रति मेरी जो जिम्मेदारियाँ थी उसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से निभाया। और मेरे वर्कर आज भी मुझे आई भवानी कर कर पुकारते हैं। तो एक फ़ख्र महसूस होता है कि मैं मतलब इंसान जब आता है, जन्म लेता है, तो यूं ही मतलब कुत्ते बिल्लों की तरह ना जीते हुए एक इंसान बोलकर जिए। वो अगर तुमने कितना जिया उसको वैल्यू नहीं है। कितने दिन कितना अच्छा जिए, चाहे कमी क्यों ना हो, लेकिन एक जीवन अच्छा होना चाहिए, एक आदर्श जीवन होना चाहिए। तो इस तरह मैंने जीने की कोशिश की। और I have no words actually, seriously. Like
really inspiring, very inspiring, you know, as women, yes, but you know, as human आपने इतना कुछ जो किया है, जहाँ से आप निकले हो, जहाँ पे आपका स्ट्रगल हुआ है, अपना ना सोचकर पूरा आपने दूसरों का भी सोचा है, that's really amazing. और ये बियॉन्ड किचन पॉडकास्ट में, you know, I want to know from you, you know, as female, आपने इतना जो स्ट्रगल झेला कहीं पे, आई एम श्योर कि वो रिश्तेदार जो आपके ऊपर पहले ऐसी कुछ बातें कहते होंगे, वो भी आज आपके पैर छूते होंगे और आपको यू नो बोलते होंगे बहुत कुछ. फ्रॉम देयर टू हियर, जहाँ पर आई कैन सी योर डॉटर, आप अपनी डॉटर को लेकर भी बहुत प्राउड होंगे. एंड यू नो आपने उनको भी इतनी बेहतरीन परवरिश दी है. जो सारी फीमेल्स आपका ये पॉडकास्ट सुनेंगी, यू नो आपका स्ट्रगल तो बहुत ही मैसिव रहा है, मैसिव स्ट्रगल. लेकिन उनके स्ट्रगल छोटे मोटे भी होते हैं तो काफी वो घर के अंदर ही हो जाती हैं और वो स्ट्रगल नहीं कर पाती हैं, वो हार मान जाती हैं. किसी के घर में कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस होता है, किसी के घर में फैमिली इश्यूज होते हैं. तो आप एज फीमेल उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस वक्त मेरा दौर था, जब मैंने काम शुरू किया था, तो इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था कि एक लेडीज़ को घर से बाहर निकलना भी मुश्किल था. क्योंकि ताका झाकी हो गई, अरे कहाँ जा रही है, वो तो देखो बाहर जा रही है, पता नहीं क्या कर रही है. मतलब इस तरह की सोच लोगों की हुआ करती थी. आज वो नहीं है. लड़कियों को जिस तरह से हमें पढ़ाया नहीं गया, आज तो ऐसा नहीं है. आज जितनी लड़कियां पढ़ना चाहे उतना माँ बाप पढ़ाना चाहते हैं. घर से सपोर्ट है, समाज का सपोर्ट है, और फिर गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है. आप क्या करना चाहते हो पहले डिसाइड तो करें कि हमें ये करना है. कहीं पर भी सपोर्ट की कमी नहीं है. आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट आपको आज मिल रहा है. हमारे टाइम पे 50,000 का लोन लेने के लिए भी हमें 2-2.5 साल गुजारना पड़े, एक पेपर जमा करना पड़ा, जिसकी वजह से हमें वो लोन मिले, हम कुछ करें. आज तो तुम्हारे पास खुद आ रहे हैं कि भाई तुमको कितना चाहिए, तुम्हारा प्रोजेक्ट वैसा होना चाहिए, तुम्हें कितना चाहिए, 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़, पता नहीं कितना, जितना तुम्हारा प्रोजेक्ट होगा, इस तरह से तुम्हें लोन मिल रहा है. हर चीज़ का सपोर्ट है. फिर डिसाइड तुम्हें करना है कि तुम्हें करना क्या है. ठीक है ना. और घर तो देखिए, घर फैमिली जो है ये मस्ट है. अगर घर फैमिली नहीं तो कुछ भी नहीं है. कोई भी इंसान रहने दो, कोई भी औरत रहने दो, अपने घर में ही रहेगी ना. होटलों में तो जाके नहीं रहने वाली है. होटल में रहेगी तो 2 दिन 4 दिन, फिर तो उसको घर ही चाहिए. तो घर हमारा कितना सुखी समृद्धि और अच्छा होना चाहिए. घर की परवरिश अपने बच्चों को किस तरह से अच्छी देनी चाहिए. जहाँ तक भी है पहले अपना घर भी संभाल सकते हैं. और ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारा अगर इतिहास देखेंगे हम, तो रानी लक्ष्मीबाई से लेके अहिल्या देवी तक जितनी भी औरतें तब की देखे तो उन्होंने घर भी संभाला है और अपने बिजनेस भी संभाले हैं. तो क्या आज की औरतें नहीं कर सकती जबकि आज सारी सुविधाएं हैं? तो मैं ये कहूँगी उनको कि वो अपने आप पे पहले विश्वास रखे कि वो ये कर सकती है ना. अगर वो और डरना छोड़ दे कि मेरे से क्या होगा, मैं नहीं कर सकती हूँ. नहीं, तुम सब कुछ कर सकती हो. क्या ऐसी चीज़ है जो नहीं कर सकती हो? पहले तुम डिसाइड तो करो कि तुम्हें करना क्या है. तो कहने का मतलब ये है कि मैं कुछ ऐसा अच्छा काम करना चाहती थी, करती हूँ, आज भी करती हूँ. तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जब लंदन में पढ़ा करते थे, तो स्टूडेंट थे जब भी, तो उनकी तो हालत सभी को मालूम है कि कितना मतलब तकलीफ से वो वहाँ तक पहुँचे थे और किस तरह से वो पढ़ाई कर रहे थे. तो वो घर जो है ना, तो वो हम लोग मतलब 2014 की बात है. तो मैं पेरिस गई हुई थी, वहाँ से मैं लंदन आई, देखा तो उनका घर जो है वो नीलाव के लिए मतलब उनका ये लगा हुआ था. तो हमें बड़ा शौक लग गया कि अरे ये घर तो बाबा साहब के नाम पे, मतलब उन लोगों ने भी बोर्ड लगा हुआ था बाबा साहब का घर करके. तो ये अब तक है और अभी ये बिक जाएगा तो फिर मतलब कैसे. तो हम तुरंत इंडिया आ गए और हमने कोशिश की कि इसको हमारी गवर्नमेंट ले ले. तो काफ़ी कोशिश के बाद भी मतलब नहीं हो पाया उस वक्त. फिर दूसरी सरकार आ गई, जैसे कि बीजेपी की सरकार आ गई. पहले नहीं हो पाया तो सब लोगों ने होप्स छोड़ दिए थे कि अब तो कुछ होना नहीं है. तो लेकिन मैं भारतीय महिला बैंक की डायरेक्टर थी. तो हमारी मीटिंग ले गई थी दिल्ली में, इसकी बोर्ड की मीटिंग थी. तो मैंने सोचा कि चलो मैं दिल्ली तो जा ही रही हूँ, क्यों ना मैं प्राइम मिनिस्टर से मिल लूँ और उस घर के बारे में एक बार डिस्कस करूँ. हो गया तो बहुत अच्छी बात है. और हम लोगों ने मेल लिख दिया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में. और इत्तेफाक की बात ये हुई कि मुझे जिस दिन मेरा 31 दिसंबर 2014 उस दिन मेरी बोर्ड की मीटिंग थी और उसी दिन मुझे प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट मिल गई. जब मैं अपने बैंक गई तो मैंने अपने चेयरमैन को बताया कि मुझे ना मोदी जी से मिलने जाना है.
तो उन्होंने कहा कि अरे वाह बहुत अच्छी बात है, तो हम आप बैंक की तरफ से भी आप गुलदस्ता वगैरह लेकर जाइएगा, आप दीजिएगा। मैंने ठीक है। और हम लोग गए, जब वहाँ पर गए तो मोदी जी से मिले जब भी, तो उनको बताया उस घर के बारे में कि इस तरह से वो घर है। तो उन्होंने पूछा कि क्या प्राइस क्या है, तो मैंने कहा सर 40 करोड़ समथिंग कुछ तो है, पाउंड में है। तो बोला अच्छा ठीक है, पीनेट है सरकार के लिए, चलो ले लिया। तो मतलब एक वो भी एक नया हम लोगों को अनुभव था, क्योंकि ऐसा होता नहीं है सरकार के दरबार में ये फाइल ये टेबल से वो टेबल पर पता नहीं सालों गुजर जाते पर होते ही नहीं काम। लेकिन उस दिन मैंने अनुभव किया कि विद इन सेकेंड, मतलब इतनी ही बात मैंने की थी और उतने सेकंड में उन्होंने कहा कि ठीक है, ले लिया सरकार ने, पिनेट है सरकार के लिए। और वो घर आज हमारी गवर्नमेंट के पास में है। तो आज लोग जो जाते हैं, जैसे मक्का मदीना या जो भी तीर्थ स्थान है, तो उस तीर्थ स्थान की तरह वो घर बन गया है। हमारे इंडिया से जो भी लोग जाते हैं सबसे पहले वो घर देखने के लिए जाते हैं, और उसके बाद में दूसरी बात है। फिर उसके बाद में हुआ ये कि सारे लोग कहने लगे अरे वो तो मैंने किया, वो कहने लगा मैंने किया, मैंने करके, अच्छा मैंने किया बोल दो वहाँ तक, वो तो सोशल मीडिया पे डालने लगे, अरे हमने तो इतने मेल लिखे थे, अरे उसने कहा हम तो मोदी जी से मिले थे। तो ये सारा, और उस वक्त मोदी जी काफ़ी सोशल मीडिया देखा करते थे। तो एक प्रोग्राम था और उस प्रोग्राम में भी उन्होंने खुद आके कहा, तो लोगों ने उनको अभिनंदन किया कि आपने मतलब हमारे लिए, बहुजन समाज के लिए इतना बड़ा काम किया है, देश की धरोहर, मतलब लंदन में हमारा बाबा साहब का घर है, गर्व की बात है। बोला नहीं हमने कुछ नहीं किया है। मतलब सेकंड देखिए उन्होंने, फर्स्ट टाइम तो हमारी इतनी छोटी, मतलब हमारी बात के लिए इतने छोटे टाइम के लिए मान लिया, और सेकंड उन्होंने ये कहा कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया मतलब कल्पना सरोज ने किया, आप यूट्यूब पे देख सकते हो। तो उन्होंने ये कहा कि भाई हम तो सो रहे थे, कल्पना सरोज आई, उसने कहा कि भाई जागो, बाबा साहब का घर बिक रहा है, और हमारे कानों पे आवाज़ आई और हमने आज वो घर खरीद लिया। तो इस तरह से वह यूट्यूब पे है, अगर आप देखोगे तो मोदी जी भी इस तरह से कहते हैं। और मुझे ऐसे लगता है कि मैं दुनिया की बड़ी खुश नसीब औरत हूँ। स्टार्टिंग में जो भी दुख झेले होंगे, जितनी भी तकलीफें झेली होगी, जितना भी संघर्ष किया होगा, लेकिन मुझे बड़ा ही मान सम्मान अपने वर्करों से लेके, अपने घरदार से लेके, अपने रिश्तेदारों से लेके, समाज से लेके, यहाँ तक कि देश के प्राइम मिनिस्टर मेरा नाम लेकर बात करते हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। It was so amazing to have you in this podcast Beyond Kitchen. I'm so inspired. I'm so inspired by you, Kalpana ji. Thank you very much. मतलब मेरे लिए तो ऑनर की बात है कि आज मैं आपका इंटरव्यू कर रही हूँ। थैंक यू सो मच हमारे स्टूडियोज में आने के लिए, और इतनी इंस्पायरिंग बातें, इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी बयां करने के लिए, जो हम सबके लिए एक सबक है। थैंक यू सो मच।